नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी, और आपका जो टॉपिक होगा आज का वो होगा आपका प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द सेकंड। यू आर टू एग्जामाइन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर ऑफ दीज आइटम्स यूजिंग द कोड गिवन। तो पहले लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट है इम्पीचमेंट। लिखा हुआ इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर्स होता है ये आपका एक अर्धन्यायिक क्या है प्रणाली है, जिसके तहत क्या होता है प्रेसिडेंट पे क्या है महाभियोग की क्रिया चलाई जाती है। आर्टिकल आपका आता है ये 61, इम्पीचमेंट जो आता है आर्टिकल 61 में आता है। और ये प्रोसेस ले रखी है हमने कहाँ से, यूएसए से। और जब वो वायलेशन करता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी उस पर लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट टू आदि द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही, आप किसी भी हाउस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा से स्टार्ट करो, राज्यसभा से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है। बोल सकते हैं आपकी महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन थोड़ी नहीं है ये पहले वाले की। तो ये दोनों सही है, पर नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट। ये आपने याद रखना है, सेकंड वाली पढ़ लेते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें आर्टिकल 52 टू 62 तक ये जाता है, और ये पार्ट 5 में आता है। बोल सकते हैं आपका सेंटर में, द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी ऑफ द इंडिया एंड ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। Impeachment of the president, the only condition for the initiation of impeachment of the Indian president is the violation of the constitution। constitutional process होती है, तो पहला वाला सही हो जाता है। impeachment resolution can be initiated in any house of the parliament, सेकेंड वाला भी सही हो जाता है। द रेजोल्यूशन इनिशिएटेड मस्ट बी साइंड बाय द 1/4 ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द इनिशिएटेड हाउस। जहाँ से भी स्टार्ट करना है कम से कम वहाँ पे 25% लोग या 1/4 लोग इसे सहमति दें कि भाई इसे स्टार्ट करना है। ये आप याद रखना। बिफोर द रेजोल्यूशन इज पास्ड अ 14-day नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रेसिडेंट। याद रखना, रेजोल्यूशन को पास करने से 14 दिन प्रायर आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि भाई आप पे क्या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, ताकि वो अपना लीगल कंसल्टेंट चुन सके और बोल सकते हैं प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, अपना पक्ष भी रख सके। सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। याद रखना, ये होता है आपका किससे, टोटल मेंबरशिप के 2/3 से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द इनिशिएटिंग हाउस। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अदर हाउस ऑल्सो पास अ रेजोल्यूशन। अब दूसरा जो होता है ना वो बन जाता है आपका इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। पहला वाला क्या करता है, रेजोल्यूशन पास करता है, दूसरा वाला इन्वेस्टिगेट करता है, एक कमिटी फॉर्म करता है। ये आपने याद रखना, अदर हाउस ऑल्सो पास द रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबरशिप ऑफ द हाउस। याद रखना, इसमें भी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी चलती है आपकी। इतना आसान नहीं होता प्रेसिडेंट को इम्पीच करना। द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट द इन्वेस्टिगेशन हाउस पास द रेजोल्यूशन। आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 51 बोलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 एग्जीक्यूटिव सॉरी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 54 में आता है। 55 में आता है द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है। 56 में आता है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। 57 में आता है एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। 58 में आता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। 59 में आता है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में आता है ओथ, याद रखना, ओथ बाय द प्रेसिडेंट। 61 में आता है इम्पीचमेंट, यही पूछा हुआ था। 62 में आता है टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देख ले, भारत में जो चलता है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, पहले इसको मैं कर देता हूँ जूम, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। अब इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखना है। देखो, इम्पीचमेंट यूएसए से ले रखी है, क्या क्या होता है देखो। इंडिया में अगर देखें तो इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चार्जेस शुड बी साइंड बाय द 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। 14-day नोटिस इज सर्व्ड टू द प्रेसिडेंट। कम से कम 1/4 लोग क्या करें, उसे पास करें, और 14 दिन का आपका प्रायर नोटिस देना होता है किसको, प्रेसिडेंट को। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइडेड इफ द हाउस शुड प्रोसीड, नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड। अब ये तय कौन करेगा कि भाई प्रोसेस आगे चलनी चाहिए। तो राज्यसभा में अगर ये पास हो रहा है तो राज्यसभा का चेयरमैन ही डिसाइड करेगा। अगर वहीं पे वो खारिज कर देंगे तो पास नहीं होगा, या लोकसभा का अध्यक्ष कर दे, खारिज कर सकता है या आगे बढ़ा सकता है। वोटिंग टेक्स प्लेस इन द हाउस वेयर चार्जेस आर इनिशिएटेड। जहाँ पर चार्जेस लगाए गए, जहाँ पर बोल सकते हैं प्रेसिडेंट पे चार्ज लगाए, वो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा वोटिंग। अब वोटिंग क्या होता है कि 2/3 आपका क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, ग्रेटर देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होती है। याद रखना आप लोग, यहाँ पर क्या होता है, टोटल मेंबरशिप होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, सेंड टू द अदर हाउस, दूसरे वाले में भेजा जाता है। फिर वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस डन, प्रेसिडेंट कैन अपीयर हिमसेल्फ और बी रिप्रेजेंटेड। ये आपने याद रखना है, खुद आ सकता है या बोल सकता है अपना पक्ष खुद रख सकते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा अपना पक्ष रखवा सकते हैं।
फिर क्या होता है, वहाँ पर भी अगर बोल सकते हैं आरोप तय हो जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग जो आपका हाउस है, तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा देगा। उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों जगह पास हो गए तो प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग द रेजोल्यूशन। दोनों जगह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। आज तक नहीं हुआ कभी, ठीक है ना, इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति का। यूएसए में क्या, एनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे दो होते हैं, एक सीनेट होता है और एक होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कैन इंट्रोड्यूस इम्पीचमेंट और रेजोल्यूशन और द इंटायर हाउस कैन बी वोट टू इंक्वायर हाउस जुडिशरी कमिटी एनालिसिस एंड द एक्विजिशन एंड द फ्रेम्स द आर्टिकल ऑफ द इम्पीचमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। वहाँ पे सिंपल मेजोरिटीज होते हैं ग्रेटर देन 50%। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिबेट्स एंड वोट, वो डिबेट करते हैं, वोट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से फिर पास कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, इम्पीच हो जाता है आपका। चार्जेस आर फॉरवर्ड टू द सीनेट। उसके बाद सीनेट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड एंड द बिल ऑफ द इंडिकेट इन द रिटर्न। सीनेट ट्रायल्स होते हैं हेडेड बाय द यूएस चीफ जस्टिस, हियरिंग आर इन द फ्रंट ऑफ द जूरी ऑफ द सीनेटर्स। प्रेसिडेंट कैन अपेयर हिमसेल्फ और बी रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से पास करना होता है। कन्विक्शन रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस हो जाता है आपका। चलिए, तो आपने भारत वाला याद रखना है, केवल कौन सा रखना है याद, आप भारत वाला याद रखना, उतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इधर कर दिया ना मैंने, ठीक है, अब इधर चल जाते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। जैसे प्रेसिडेंट को करना है तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आइदर हाउस से, लोकसभा या राज्यसभा से। पर जब आप वाइस प्रेसिडेंट को करते हो तो वो केवल राज्यसभा से ही हो सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, तो वहीं से स्टार्ट करना होता है। इन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 64 में लिखा हुआ है कि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का, याद रखना। जो बोल सकते हैं राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसका बोल सकते हैं क्या, हिस्सा नहीं होता, मेंबर नहीं होता, बल्कि वो एक्स ऑफिशियो होता है, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उसका चेयरमैन। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड एग्रीड बाय द लोकसभा विद द सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि जितने भी आपके क्या उपस्थित हैं उनके हिसाब से देखा जाता है। एंड एग्रीड बाय द लोकसभा विद अ सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 61B में ये लिखा हुआ है, द रेजोल्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाता है आपका। बट नो सच रेजोल्यूशन मे बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डे आपको एडवांस नोटिस देना होता है। नोटेबली द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट ग्राउंड फॉर रिमूवल। सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द कमिटिंग इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस एंड नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द राज्यसभा मेंबर वाइल इन द ऑफिस इन द आर्टिकल 71(1) में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हस्तक्षेप ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। As per the Article 71(1), it is also the duty of the Supreme Court to examine the doubts raised in the connection with the conduct of the Vice President and removal of the Vice President if found committing contempt of the Constitution. Hence, it is clear that the resolution for the removing the Vice President of India can be moved to Rajya Sabha only. Note: Supreme Court decided election dispute related to the office of the Vice President. ठीक है, आगे चलते हैं। A person to be eligible for the election of the President should fulfill the following qualification. He should be the citizen of India, बिल्कुल सही है। He should have the completed 35 years of the age, बिल्कुल सही है। He should be qualified for the election as the member of राज्यसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। तो सेकंड वाला गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, ठीक है ना, 2 वाली इनकरेक्ट है। A person to be eligible for the election as the president should fulfill the following qualification. He should be the citizen of India. He should have the completed 35 years of age. He should be qualified for the election as the member of the Lok Sabha. He should not hold any office of the profit under the union government of any state government or any local authority or any other public authority. A sitting president or the vice president of the union, the governor of the any state and the minister of the unions or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified as the presidential candidate. Further, the nomination of the candidate for the election to the office of the president must be subscribed by at least the 50 electorals and the proposed by the 50. तो इसमें 50-50 होता है प्रेसिडेंट के, उसमें याद रखना जब इलेक्शन होता है 50 का क्या होना चाहिए, आपका प्रपोज करना चाहिए और 50 आपको क्या कर दें, बोल सकते हैं आपके इलेक्टर्स होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2020 का देखा जाता है। Every candidate has to make a security deposit, कितनी रखी जाती है, 50,000 in the Reserve Bank of India. The security deposit is liable to be fortified in the case of the candidate falls to secure the 1/6 of the total votes. जिसे बोलते हैं जमानत जब्त होना। तो कम से कम बोलते हैं 1/6 आपको वोट्स लाने ही होते हैं, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। Before 1997 the number of the proposers and the seconders was 10 each. 10 होते थे और अमाउंट उसमें डिपॉजिट की जाती थी 2500 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द इंडिया। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू द ईच स्टेट। नहीं, अलग अलग होती है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एमएलए का जो वोट काउंट होता है
बोल सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, वो सबसे ज़्यादा है, ये मैं दिखा दूंगा। तो वो फ़र्क पड़ता है किससे आपका, वो फ़र्क पड़ता है आपका पॉपुलेशन से। तो ये गलत हो जाता है, वैल्यू बराबर नहीं होती। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इज इक्वल। अच्छा लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ द, अच्छा जितने भी आपके पार्लियामेंट में होते हैं, संसद होती है, संसद में सभी के वोट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये सही है आपका। तो सही कौन सा है, 2 ओनली। एमएलए के नहीं होते, एमएलए के अलग अलग चलते हैं आपके। तो देखो, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना, केवल इलेक्टेड ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, ये थोड़ा दिमाग में रखना। प्रेसिडेंट इलेक्शन याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है आपका प्रेसिडेंट का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन द अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय द सीक्रेट बैलेट से होती है। द सीक्रेट बैलेट मतलब वो पर्ची वाला सिस्टम होता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी in the scale of the representation of the different state as well as the parity between the state as a whole and the union at the election of the president, ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा देख लेते हैं, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द 1971 का सेंसस जो लगता है, उसके बाद आपकी सीटें बढ़ाई नहीं की लोकसभा राज्यसभा की, तो उसी सेंसस को हम फॉलो करना होता है। अब आपका ऑपरेशन बोल सकते हैं कौन सा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके तहत आप बढ़ सकती हैं भाई सीटें, ठीक है ना। पर क्योंकि जो हमारा पुराना जो संसद भवन है अभी, उसमें इतनी सीटें थी नहीं कि आप बढ़ा सके, जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो लिखा बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ द एमएलए काउंट आर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एन एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Every elected member of the either house of the parliament shall have such number of the votes as may be obtained by the dividing the total number of the votes assigned to the member of the legislative assembly of the state by the total number of the elected member of the both the houses of the parliament. Therefore the value of the each MP क्या जाती है, बराबर आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 208, उत्तराखंड की देखेंगे 64 है। एक बोल सकते हैं एमएलए की जो वोट काउंट है, जो वोट वैल्यू 64 है, उत्तर प्रदेश में कितनी 208, सबसे ज़्यादा इसी की है। तो ये फर्क पड़ता है किससे, बोल सकते हैं पॉपुलेशन। जैसे महाराष्ट्र में कितनी 175 है, कर्नाटक 131, जो बड़े बड़े, राजस्थान 129, पंजाब 116, आंध्र प्रदेश 159, तमिलनाडु 176। तो ये वोट वैल्यू आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये होता है आपका फॉर्मूला, कैसे निकाला जाता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, कैसे निकाला, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जैसे मान लो यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, तो वहाँ पे जैसे 20 करोड़ लोग हैं, तो आप 20 करोड़ लिख देंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से लिख लीजिए। और वहाँ पे इलेक्टेड एमएलए जो है लगभग 403 के आसपास, आप 400 से भाग दे दें और इंटू 1/1000 कर लें, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है ना, 4 पंजे 20 और 2 जीरो लगभग देखो 500, तो मतलब वहाँ पे 400 कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे आपका क्या दे देते हैं। अब क्योंकि 20 करोड़ अभी की जनसंख्या है, इसलिए आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, पर वो 1971 का सेंसस के हिसाब से तो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इस तरीके से वोट निकाला जाता है। अब जैसे उत्तराखंड की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना, 1 करोड़ के आसपास, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये है। और टोटल हमारे पास सीट कितनी 70 है, और नीचे 3 जीरो और मारनी पड़ेंगी, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो क्यों हो जाएंगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 7 का भाग देना पड़ेगा आपको 1000 में, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है ना। अब देखो उस हिसाब से तो 60 के आसपास जाता है बस ये, पर ऐसे वोट आपका क्या करते हैं, ऐसे भाग दिया जाता है और इस तरीके से एमएलए की वोट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब क्या करते हैं देखो, एमपी की कैसे निकालते हैं, एमपी के लोकसभा राज्यसभा दोनों की इक्वल होती है। क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल वोट्स ऑफ द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द ऑल द स्टेट इंक्लूडिंग द दिल्ली एंड पुडुचेरी, जितने भी बोल सकते हैं एमएलए पूरे भारतवर्ष में, उन सभी के वोट को क्या करते थे, जोड़ देते हैं और डिवाइड करते हैं भाई किससे, कि जो आपके लोकसभा राज्यसभा में जितने भी सांसद हैं उनके काउंट से करते हैं, और आपकी क्या निकल के आ जाती है, वोट वैल्यू निकल के आ जाती है। तो वो बराबर निकल के आती है हमेशा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्टेड, अ कैंडिडेट हैज टू सिक्योर द वोट एट लीस्ट अप टू द इलेक्टोरल कोटा विच इज कैलकुलेटेड एज, कोटा जो होता है सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द वैलिड वोट्स अपॉन नंबर ऑफ द पोस्ट +1 जो होता है आपका। अच्छा, हु इज़ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द हार्नेस। अब देखो ये वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है जो मरा था, यानी कि किस अपने कार्यकाल के दौरान। अब देखो प्रेसिडेंट की बात करें तो जाकिर हुसैन भी है और फखरुद्दीन अली अहमद भी, ये दोनों हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है तो ये कृष्णकांत जो मरे थे, ठीक है। लिखा हुआ है डाइड इन द हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल वर्किंग,
The only vice president of India to die while working is Krishnakant. Zakir Hussain and the Fakhruddin Ali Ahmad are the two presidents of India who died while in the office. Jawaharlal Nehru, in the first prime minister of India, he died in the harness. जब वो बोल सकते हैं जब वो कार्यरत थे, जब प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं 1964 में जाकिर हुसैन भी मरते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद भी मरते हैं, कृष्णकांत भी मरे थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 to 62। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरोजिनी नायडू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 to 62। स्पीकर ऑफ लोकसभा फर्स्ट गणेश वासुदेव मावलंकर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुजीता कृपलानी उत्तर प्रदेश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया। इंडिया जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये नागेंद्र सिंह पहले थे, जो आपके आईसीजे में थे, जहाँ इसका हेडक्वार्टर आपका द हैग में, आपका नीदरलैंड में। फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल कौन थे? सी के टफतरी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिमम एज टू बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 35, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट का भी सेम है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हु वॉज अनअपोज्ड इज द वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10,000, अभी नहीं 10,000 नहीं मैंने बताया था, ये कितना हो गया आपका 15,000 हो गया। और अगर आप 1/6 वोट भी अगर सिक्योर नहीं कर पाते तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड। पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 63 बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यसभा। अच्छा आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो इसमें लिखा द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सेक्रेट बैलेट। No person shall be eligible for the election as the vice president unless is a citizen of India, has completed the age of the 35 years and is qualified for the election as the member of the council of state। ठीक है ना, क्वालिफाई होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और द अंडर एनी लोकल और द अदर अथॉरिटी सब्जेक्टेड टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेट गवर्नमेंट, तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। 71 में लिखा हुआ है मैटर रिलेटिंग टू द और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू द डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। याद रखना कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट। whose decision shall be final। Every candidate has to make a security deposit of 15,000 in the RBI। Dr. Radhakrishnan was the first vice president who unopposed is the vice president election in the 1952 to 57। The first president of India who got elected anonymously, तो ये नीलम संजीव रेड्डी, इनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं उठा उस टाइम पे, ये पांचवें थे हमारे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड अनोनमसली नीलम संजीव रेड्डी, ही वाज सिलेक्टेड इन द 1977 पोल। रेड्डी ऑल्सो लॉस्ट इन द रेस, ये पहले हारे थे बोल सकते हैं चौथे राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम पे वीवी गिरी से। तो रेड्डी ऑल्सो लॉस्ट द रेस टू राष्ट्रपति भवन ड्यूरिंग द इलेक्शन हेल्ड इन द August 16, 1969 when the VV Giri was victorious। राजेंद्र प्रसाद हेल्ड ऑफिस ऑफ फॉर द 2 consecutive terms, और उसके बाद आज तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने 2 consecutive term देखे हो। ही होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द सर्विंग एज द प्रेसिडेंट फॉर द longest number of the years and the securing the highest percentage of the votes। Dr. APJ Abdul Kalam was served as the 11th president of India in the 2002 from the 2002 to 2007। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर थे आपके वेंकटगिरी बोल सकते वराहगिरी वेंकटगिरी वीवी गिरी, फिर थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना, पांचवें, और फिर छठवें थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आते रामास्वामी वेंकटरमन आते हैं आपके आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा साहब आते हैं, फिर उसके बाद के आर नारायण, फिर आपके APJ अब्दुल कलाम, फिर पहली महिला मिलती है हमें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी आपके भारत रत्न हैं, और फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद, और अब हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आती हैं? उड़ीसा से आती हैं, और किस जनजाति से संबंधित? संथाल से, ये पेपर में पूछा हुआ था। पहली महिला जनजाति है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू पहले थे, गुलजारी लाल नंदा नहीं थे, एक्टिंग थे, याद रखना, एक्टिंग बोल सकते प्राइम मिनिस्टर, तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर से गुलजारी लाल नंदा बन जाते हैं क्योंकि बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री की भी बोल सकते हैं 1966 में मृत्यु हो जाती है।
कुलजालानंद फिर एक्टिंग बनते, फिर इंदिरा गांधी बनती हैं आपकी 1966 टू 77, फिर मोरारजी देसाई 77 टू 79, फिर चरण सिंह बनते हैं, चौधरी चरण सिंह 79 टू 80, फिर इंदिरा गांधी वापस आती हैं 80 टू 84, फिर राजीव गांधी उनकी हत्या के बाद 84 टू 89, फिर आपके वीवी प्रताप सिंह जो बोलते हैं वीपी सिंह, ठीक है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं 1989 टू 90, फिर चंद्रशेखर बनते हैं 1990 टू 91, फिर कांग्रेस वापस आती है, तब तक पर हत्या हो जाती है किसकी, राजीव गांधी की, तो पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं 1991 टू 1996। एलपीजी रिफॉर्म्स इन्हीं के टाइम पे हुए थे, ये आपने याद रखना है, और इन्हीं के टाइम पे पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं फिर मई 1996 में, कितने उसके लिए बनते हैं यार, कितने महीने के लिए बनते हैं, 11 महीने के लिए बनते हैं शायद से ना, थोड़ा दिमाग से हट रहा है यार मेरे। चलो अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं कुछ 1 महीने के आसपास बनते हैं, और फिर देवेगौड़ा बनते हैं 1996 टू 97, फिर इंद्र कुमार गुजराल 97 टू 98, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 98 टू 2004 पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं 5 साल का। मनमोहन सिंह बनते 2004 टू 2014, और फिर नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक हैं 14वें क्या हमारे आपके प्रधानमंत्री, और 15वीं आपकी क्या राष्ट्रपति हैं आपके टाइम इस टाइम पे। With reference to the Vice President of India, consider the following statement. He act as the ex officio chairman, तो आप जानते हैं आर्टिकल कौन सा बोलता है, आर्टिकल ए 64 डिस्कस करता है इसके बारे में। He act as the president only for the maximum period of the 1 year within the which the new president has to be elected. हाँ अगर देखो कोई नया यानी कि राष्ट्रपति चुनना है तो 1 साल तक, 1 साल तक नहीं है 6 महीने तक है केवल, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं प्रेसिडेंट के, तो ये हो जाता है गलत, सही बोल रहा है तो फर्स्ट इज द ओनली राइट आंसर। तो लिखा हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना ये वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये कहाँ से ले रखा है, आपका यूएसए से ले रखा है। वहाँ पे सीनेट का कौन होता है, जैसे एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है ना हमारा राज्यसभा का, ये आपके उपराष्ट्रपति, वहाँ पर सीनेट का सीनेट की क्या होती है बोल सकते हैं, सीनेट का आपका क्या होता है, जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अभी कौन है, कमला हैरिस है, भारतीय मूल की है। Power and the function of the vice president. He acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. In this capacity, his power and the function are similar to those of the Speaker of Lok Sabha. In this respect, he resembles the American vice president, who also acts as the chairman of the Senate, the upper house of the American legislatures. He acts as the president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, removal, death. किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाती तो वो राष्ट्रपति पद के लिए आपके क्या होते हैं, राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। याद रखना वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती, उनको मिलती है राज्यसभा के बोल सकते हैं चेयरमैन के रूप में। अच्छा, ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन द विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। ये आपने याद रखना है क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं। ठीक है, फिर आता है फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू द अब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ऑफिस। While acting as the president or discharging the function of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman. याद रखना उस समय वाइस चेयरमैन काम करता है आपका कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के थ्रू तो करते हैं वो। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ, अच्छा चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नहीं, ये तो गवर्नर करता है अपॉइंटमेंट, तो ये गलत हो जाता है। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट ये करते हैं, गवर्नर्स का काउंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। द प्रेसिडेंट इज इंडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ, किस किस का करता है देखो, the governors of the state, the chief justice or the other judges of the Supreme Court of India and the state, union and territory high courts, the chief minister of the national capital territory of Delhi, the comptroller and auditor general, the chief election commissioner and the other election commissioners, the chairman and the other member of the Union Public Service Commission and the attorney general etc. With reference to the office of the vice president of India, consider the following statement. He can be removed by the resolution passed by the majority of all the then member of the Rajya Sabha and agreed by the Lok Sabha, बिल्कुल सही है। The electoral college for the election of the vice president include the member of the state नहीं, state legislative assembly भाग नहीं लेती, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के क्या करते हैं आपके सारे सदस्य भाग लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के टाइम पे कौन करता है, सारे इलेक्टेड होते हैं आपके, लोकसभा राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिसिपेट करती है, पर वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे ऑल करते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करते हैं, लोकसभा और केवल राज्यसभा ये पार्टिसिपेट करती है, ये याद रखना। तो बोल रहा है करेक्ट कौन सा, तो फर्स्ट इज द ओनली आंसर। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई द सेकंड, ये बता दिया था। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल
मतलब indirect election by the method of the indirect election. He is elected by the member of an electoral college consisting of the member of the both houses of the parliament. Thus, this electoral college is different from the electoral college for the election of the president for the following two respect. It consists of the both the elected and the nominated member. याद रखना पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के टाइम पे केवल कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स. सेकेंड, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये पार्टिसिपेट नहीं करता. बट द मैनर ऑफ द इलेक्शन इज द सेम इन द बोथ केसेस. दस द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लाइक that of the president election is held in accordance with the system of the proportional representation by means of the single transferable vote method, and voting is by the secret ballot. Oath आती है. The oath of the office of the vice president is the administration by the president or some person appointed in the behalf by him. The vice president hold office for a term of the 5 years for the date on which he enters upon his office. However, he resign from his office at the any time by addressing a resignation letter to the president. याद रखना किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है अपना बोल सकते हैं रेजिग्नेशन. He can also be removed from the office before completion of his terms. A formal impeachment is not required for his removal. He can removed by the resolution passed by majority of all the then members of the Rajya Sabha and agreed by the Lok Sabha. This means the resolution should be passed in the Rajya Sabha by an effective majority and Lok Sabha में simple majority से कर देना होता है. ये कुछ आपके आर्टिकल हैं. 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यसभा का. द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और द डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस एंड ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. 66 में इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आता है. टर्म्स ऑफ द ऑफिस आता है आपका 67 में. टाइम टू होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस इन द वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस इन द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी. 69 में ओथ आती है वाइस प्रेसिडेंट की, याद रखना आप लोग. 70 में आता है डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन इन द अदर कॉन्टीजेंसीज. 71 में मैटर related to or connected with the election of the president or the vice president. 72 में आता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये ग्रांट पार्डन आता है. ये प्रेसिडेंट की क्या है? क्षमादान शक्तियाँ आती हैं. एंड टू सस्पेंड, ट्रैमिट और द कम्यूट सेंटेंसेस सर्टेन केसेस. 73 में द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. ये आते हैं आपके. ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक करते हैं. जय हिंद, जय भारत.